हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुर्ट लेविन के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत की, उनकी जो फील्ड थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो कुर्ट लेविन कौन थे? ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और ये प्रोफेसर थे। कहाँ पर? स्टैनफोर्ड और डोवर यूनिवर्सिटी में। इनको मॉडर्न पॉइनियर ऑफ सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो थ्योरी है उसके भी बहुत सारे नाम हैं। कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी, वेक्टर साइकोलॉजी। ठीक, इनकी जो थ्योरी है उसके इतने सारे नाम भी हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने जो अपना डॉक्टरल शोध प्रस्तुत किया 1917 में, उसमें इन्होंने फील्ड थ्योरी के बारे में बताया। ठीक, आगे देखते हैं। इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में संपूर्ण परिदृश्य पर बल दिया, यानी ये एसआर थ्योरी को नहीं मानते थे। जिस तरीके से गेस्टाल्टवादी जो थे वो एक संपूर्ण पर अध्ययन करने पर बल देते थे, टू होल पर अध्ययन करने पर बल देते थे, ना कि पार्ट्स में या अलग अलग यूनिट्स में अध्ययन करने पर बल देते थे। तो ये भी उन्हीं से प्रभावित थे, यानी गेस्टाल्ट थ्योरी पर ये उसके आधार पर इन्होंने अपना जो चीज़, अपना जो सिद्धांत है वो बताया। उन्होंने ये बताया कि जो प्राणी है उसको उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि प्राणी और वातावरण दोनों ही एक दूसरे से क्या करते हैं? अंतर्क्रिया करते हैं, यानी इंटरेक्शन करते हैं। तो इसलिए प्राणी को उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। प्राणी के अपने कुछ आंतरिक बल या आवश्यकताएं होती हैं और वातावरण के दबाव, खिंचाव या अपनी कुछ मांगें होती हैं, और ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। यानी हम जो चीज़ चाहते हैं, हमारी हमारी जो भी आवश्यकता है या जो भी हमारी मांग है, तो उसको वातावरण भी प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। ये कहते हैं कि जो अधिगम है वो वातावरण का संगठन है, और इनके अनुसार सीखना क्या है? एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधिगमकर्ता में एक नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है, एक न्यू इंसाइट प्रोसेस जो है उसके दिमाग में आता है, और प्राचीन जो पुराने थॉट्स उसकी लाइफ में थे उसमें क्या होते हैं? परिवर्तन आते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू लुइस लर्निंग क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन परसेप्शन एंड परसेप्शन इज़ अ इनसाइट प्रोसेस। ये कहते हैं कि अधिगम क्या है? आपके जो प्रत्यक्षीकरण का, जो आपका प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, उसको संगठित करना या पुनर्संगठित करना। आपके लाइफ स्पेस में जो भी परसेप्शन है या जो भी कॉग्निशन है उनको कंस्ट्रक्ट करना या रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये लर्निंग कहलाता है। और इंसाइट क्या है? आप सभी को पता है, यह जो परसेप्शन क्या है वो एक इंसाइटफुल प्रोसेस है। ही सेड दैट परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वन लाइफ स्पेस इज कॉल्ड लर्निंग। यानी लर्निंग क्या है? जो एक सिंपल सी चीज़ है, लर्निंग तब होगी जब आप अपने लाइफ स्पेस में जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है या रीऑर्गेनाइजेशन जब आप करेंगे, तब आपकी लर्निंग होगी। अब इसको और इजी तरीके से समझेंगे। कैसे? कि एक व्यक्ति जो होता है, ठीक है, उसके लाइफ के कुछ गोल होते हैं या उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। गोल तो बाद में आएंगे, उसकी कुछ अपनी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो उसका जो बिहेवियर होता है उसकी दिशा निर्धारित होती है और वो अपने लक्ष्य की ओर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे वो चीज़ पूरी करनी है। आपने जो नीड और ड्राइव वाली थ्योरी जिसमें बताया था, उसमें क्या था कि भाई कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या होती है? ड्राइव उत्पन्न होती है, जो आपको उस लक्ष्य को की ओर ले जाती है। ठीक है, तब आप उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर आपकी जो ड्राइव है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वो यही चीज़ कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कुछ आवश्यकता होती है जो उसके व्यवहार की दिशा निर्धारित करती है। जैसे आपका एम अगर नेट जेआरएफ निकालना है तो आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, ताकि आप का जो लक्ष्य है यानी जो पेपर निकालना है वो पूरा हो जाए। ठीक है, अब इसमें इतना आसान नहीं होता है अपने गोल तक जाना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारे अवरोध हैं जो आपके और आपके लक्ष्य को पूरा करने के बीच में आएंगे।
ठीक, जो आपके अंदर तनाव उत्पन्न करेंगे, बहुत सारे अवरोध आपको मिलेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें, जिससे आपके मस्तिष्क में क्या होगा, आपके दिमाग में क्या होगा, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक, तो उसके फलस्वरूप जो लर्निंग होगी वो क्या है, अधिगम है। इनका सिद्धांत अपने आप में कोई पूर्ण सिद्धांत ना होकर प्राणी द्वारा अपने आप को तथा अपने जगत को समझने के प्रयासों का वर्णन करता है। जब प्राणी जो है वो अपने लाइफ स्पेस, अपनी जो फील्ड है, अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है जिसके साथ उसे अंतर्क्रिया करनी है, उसको समझने का प्रयत्न करता है, तब वो लर्न करता है। यानी जब वो अपनी जो चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है, अपने लाइफ स्पेस में जो भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं या रीऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं। इनका क्षेत्र सिद्धांत जो है वो यही कहता है कि अधिगम क्या है, अधिगम वो है जब हम अपने जो आसपास, अपने लाइफ स्पेस, अपने आसपास का क्या मतलब है, लाइफ स्पेस, हमारे लाइफ स्पेस में जो भी चीज़ें हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और अगर वो ऑर्गेनाइज हैं तो हम उनको रीऑर्गेनाइज करते हैं। उसके द्वारा हमें क्या होता है, अधिगम मिलता है, हम लर्निंग कर पाते हैं। ठीक, मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनस वर्ड, जो उसका लाइफ स्पेस है उसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करके और उसको रिकंस्ट्रक्ट करके। तो इसका ये मतलब है कि जो लेविन है वो परसेप्शन की भूमिका को स्वीकार करते हैं। परसेप्शन क्या है, आप अपने आसपास जितनी चीज़ें जो आपके कॉग्निशन में हैं, जो आप चीज़ें ने देखी हैं, जिनका आपने प्रत्यक्षीकरण किया है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम क्या है, एक ऐसी अंतरक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी या तो नई सूझ या संज्ञानात्मक संरचनाएं प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें रिकंस्ट्रक्शन करता है ना, और या तो पुरानी सूझ में रिकंस्ट्रक्शन करता है, या तो आप नई चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेंगे, या जो पुरानी चीज़ें हैं उसी को क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, और यही क्या है, सीखना है। ठीक, इनके क्षेत्र में गणित तथा विज्ञान से लिए गए अनेक संप्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। ये संप्रत्यय बहुत सारे हैं, इन संप्रत्ययों को जब आप समझ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने कुछ टर्म्स की बात करी, लाइफ स्पेस क्या है, ठीक, तो उसको भी देख लेते हैं। जो बैरियर्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें इन्होंने बात की है। देखिए, एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम क्या चीज़ें बता रहा है इसके बारे में देखते हैं, तो आपको बहुत जल्दी से थ्योरी समझ में आ जाएगी। एक यू आकार है, ठीक है। चित्र में व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, परंतु उसके मार्ग में एक यू आकार की बाधा उपस्थित है। देखिएगा, ये है पर्सन, ठीक है, और ये है उसका गोल। बहुत ही सीधा सा रास्ता था, है ना, वो टिक 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 करके जाता और अपने गोल तक पहुंच जाता, ठीक है। बट उसे क्या प्रभावित कर रहा है, एक ये यू आकार की बाधा है, बैरियर है। बी मतलब बैरियर है जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो उसे उसके गोल तक नहीं जाने दे रहा है। ठीक, अरे स्लाइड ऊपर करनी है हमें, हाँ, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई कि ये पर्सन है, ये उसका गोल है जहाँ तक वो सीधे जा सकता था, लेकिन उसके रास्ते में क्या आ गई, बैरियर्स आ गई, ठीक है। अब क्या है आगे, और एक क्या चीज़ दे रखी है, ए क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर क्या है, ये अभी सारे टर्म डिटेल में जान लेंगे कि वेक्टर क्या है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ये एक फोर्स है, एक तरीके का फोर्स है जो आपको आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए या फिर आपको अपने लक्ष्य से दूर करने के लिए क्या करेगा, फोर्स करेगा, ठीक है। ये एक ऐसे बल के बारे में हम बता सकते हैं कि ये एक ऐसा बल है जो या तो आपको आपके गोल तक ले जाएगा, और या तो फिर आपको आपके गोल से अलग कर देगा कि रहने दो, कि तुम्हें वो गोल पाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो पर्सन है उसने क्या किया, वेक्टर ने उसको प्रभावित किया, है ना, और वो वहाँ से सीधे उसका रास्ता था, उसका गोल उसके सामने था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बैरियर था, ठीक, तो वो क्या हो गया, टर्न हो गया, और उस तरीके से इसने आकर अपने गोल को प्राप्त कर लिया। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर एक बल का प्रतिनिधित्व करता है जो आपके व्यवहार को आपके लक्ष्य से या तो लक्ष्य की ओर ले जाएगा, और या तो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देगा, ठीक।
ये बात हो गई इसमें, इस डायग्राम में जो ये बताई गई। अब ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये आपका लाइफ स्पेस है। ये जो चीज़ें हुई, ये चीज़ें किस में हुई? आपके लाइफ स्पेस में हुई। ये आपका लाइफ स्पेस था भाई, सीधा सीधा आप यहाँ खड़े थे, ये आपका गोल था, ठीक। लेकिन आपने क्या किया? आपने चीज़ों को रीऑर्गेनाइज किया। क्यों? क्योंकि आप पीछे से गए और आपने इस तरीके से आके अपने लक्ष्य को पाया। तो ये आपने जो स्ट्रक्चर खुद रिकंस्ट्रक्ट किया ना, या फिर रीऑर्गेनाइज किया आपने, जो सीधे चीज़ें आपको मिल रही थी उसमें तो बैरियर्स आ गए थे, तो आपने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, एक दूसरा तरीका, एक दूसरा रास्ता खोजा और इस अकॉर्डिंग आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो ये क्या है? ये लर्निंग है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेविन के अनुसार लर्निंग क्या है। जब हम अपने लाइफ स्पेस में, हमारे लाइफ स्पेस में जो हमारी आवश्यकता है या जो चीज़ हम चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए हमारा जो बिहेवियर होता है वो उसी दिशा में मुड़ जाता है कि हम वो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ठीक। तो जब व्यक्ति उस लक्ष्य की ओर मुड़ जाता है तो बहुत सारे बैरियर्स हैं जो उसकी लाइफ स्पेस में आते हैं, है ना। ये दिशा आपको आपके लक्ष्य की ओर तो मोड़ देती है, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति में बहुत सारे तनाव भी भर देती है और बहुत सारे अवरोध भी आ जाते हैं। तो जब तक आप इन अवरोधों को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे, ठीक। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने लाइफ स्पेस में क्या करते हैं? रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इसी के द्वारा आपको आपका उद्देश्य प्राप्त हो जाता है और यही क्या है? अधिगम है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, इतना भी टफ नहीं था, थोड़ा सा बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आपको सीधे सीधे रास्ता नहीं मिलेगा तो आप घूम के ही जाएंगे ना, अंडरस्टूड है। बस वही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक। इस बीच मानव की अंतर्दृष्टि उसके जीवन विस्तार में परिवर्तन लाती है। अब आपने नए तरीके से अपनी चीज़ें प्राप्त करी तो ये आपके लाइफ स्पेस में परिवर्तन ला देगी। भाई पहले आपका स्ट्रक्चर सीधा सा था, है ना, एकदम सीधा सा रास्ता था, लेकिन अब आपकी चीज़ें क्या हो गई? रीऑर्गेनाइज हो गई। तो इससे आपका जो लाइफ स्पेस था, आपका जो व्यवहार था, उसमें भी क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। उसके व्यवहार में परिवर्तन करके वातावरण में एक नया संगठन उत्पन्न करती है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया कि अधिगम क्या है। इनके अनुसार अधिगम वातावरण का संगठन है, यानी जो प्राणी है वो वातावरण के साथ वातावरण को संगठित कर देता है। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए यू के खुले छोर से चक्कर का एक मार्ग बनाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ठीक। तो अब इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब इन्होंने जो टर्म दिए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फील्ड क्या है? फील्ड क्या मतलब है? फील्ड वो है जो मतलब आप जहाँ पर हैं, है ना, आपके इर्द गिर्द जो साइकोलॉजिकल वर्ड है, जो मनोवैज्ञानिक जगत है जिसके अंतर्गत आप रहते हैं, ठीक है। तो किसी समय में विशेष भ्रमण करते हैं। इस प्रकार का जो साइकोलॉजिकल वर्ड है, जो क्षेत्र है, उसमें क्या चीज़ें आएंगी? आपके विचार आएंगे। अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें, ठीक है, फील्ड की अगर मैं बात करूं तो आपकी फील्ड क्या है? आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो एजम्पशंस हैं, आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपके क्षेत्र में आती हैं ना। आपके क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर। इसको वो मत समझिएगा कि किसी पर्टिकुलर मैच या खेलने जा रहे हैं तो उस फील्ड की बात हो रही है। ये फील्ड क्या है? ये साइकोलॉजिकल फील्ड से रिलेट करिएगा इसको, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल वर्ड से इसको रिलेट करिएगा। जो साइकोलॉजिकल जगत है, मनोवैज्ञानिक जगत है, तो आपका जो मनोवैज्ञानिक जगत है, जो एक मनुष्य का मनोवैज्ञानिक जगत है, उसमें क्या चीज़ें आएंगी? उसके क्षेत्र में क्या चीज़ें आएंगी? तो हमारे क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में हमारे विचार, हमारी जो हम थिंकिंग रखते हैं, जो हम सोचते हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक। जैसे ये क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति एक के लिए अलग अलग होता है, और जैसे एक वैज्ञानिक क्षेत्र का प्रयोग विभिन्न आविष्कारों के लिए करता है। अब ये क्षेत्र सबके लिए अलग होता है। भाई मेरे थॉट्स अलग हैं, मेरी थिंकिंग अलग है, मेरे आइडियाज़ अलग हैं, तो मेरी फील्ड अलग है, आपकी फील्ड अलग है ना। तो ये क्षेत्र जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। ये मत सोचिएगा कि किसी का जो क्षेत्र होता है वो सेम होता है, नहीं। ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हो जाएं या एक जैसे विचार हो जाएं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन का जो क्षेत्र होता है वो अलग होता है। जैसे एक वैज्ञानिक अपने क्षेत्र का प्रयोग विभिन्न आविष्कारों के लिए करता है, लेकिन जो एक क्रिकेटर है ना, जो एक खिलाड़ी है, वो उस क्षेत्र का प्रयोग खेलने के लिए करता है, अलग तरीके से करता है, ठीक। तो वो हो गई बात क्षेत्र की।
अब लाइफ स्पेस क्या है, अभी हमने आपको बताया लाइफ स्पेस वो इन्वायरमेंट है जो जिसके इर्द गिर्द जो मतलब आपके इर्द गिर्द है, जिसका प्रभाव जो है वो आप पर पड़ता रहता है। जो भी चीज़ें हमारे उसमें होती रहती हैं, सारी चीज़ें आपको प्रभावित करती रहती हैं। ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है ऑफ ऑल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन बिहेवियर एट एनी टाइम। आपके बिहेवियर को प्रभावित करता है आपका लाइफ स्पेस एनी टाइम। भाई अभी आप लोग घर में हैं, सारी चीज़ें जैसा भी इन्वायरमेंट है, जो भी आपके आसपास का इन्वायरमेंट है वो आपके बिहेवियर को प्रभावित करता है ना। एंड एट एनी टाइम कोई भी चीज़ें हों आपके लाइफ स्पेस में, जो भी चीज़ें होंगी वो आपके बिहेवियर को प्रभावित करेंगी। उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, किसी भी टाइम प्रभावित कर सकती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ साइकोलॉजिकल फील्ड। ये साइकोलॉजिकल फील्ड है ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र अभी हमने आपको बताया, जो आपके आइडियाज़, आपकी थिंकिंग और वो सारी चीज़ें हैं। तो ये लाइफ स्पेस के में ही वो क्षेत्र आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें ही आपकी सारी चीज़ें आ गई, है ना। जो भी आप सोचते हैं, जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड एंड कंडीशनड बाय वंस फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। अब जो हमारा बिहेवियर है वो जाहिर सी बात है, हम इन्वायरमेंट के साथ जैसे भी अंतर्क्रिया करते हैं उसी अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर प्रभावित होता है। ठीक, बिहेवियर मीन्स एनी चेंज इन लाइफ स्पेस। जो भी आपके लाइफ स्पेस में जो भी चेंज होता है वो आपका बिहेवियर है। ठीक है, तो लाइफ स्पेस समझ में आया। ये क्या है, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें आप रहते हैं, जिसमें व्यक्ति रहता है और जिसका प्रभाव निरंतर उस पर पड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं, सभी आ जाती हैं, जिनसे लगातार मनुष्य जो क्या है वो संघर्ष करता रहता है, उससे प्रभावित होता रहता है। और सभी की अपनी ज़रूरतें होती हैं, योग्यताएं होती हैं, सीमाएं होती हैं, और सारी की सारी चीज़ें उस वातावरण में ही आती हैं। क्यों? क्योंकि आप उस वातावरण से घिरे हुए हैं। आपका जो लाइफ स्पेस है वो उस वातावरण से घिरा हुआ है, उस वातावरण की सीमा से घिरा हुआ है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे उसमें नहीं होती हैं। हमारे चारों ओर का जो इन्वायरमेंट जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई लाइफ स्पेस की। ठीक, अब ये देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। हाँ, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक, ये क्या है, पर्सन है। ठीक, इस पर्सन की ये कुछ आवश्यकताएं हैं। भाई अब आप आए हैं समाज में, दुनिया में, ठीक है, इस जगत में, तो आपकी कुछ आवश्यकताएं होंगी, है ना। अब आपकी कुछ आवश्यकताएं होंगी, जैसे जन्म के पश्चात व्यक्ति जब जन्म ले लेता है तो उसके पश्चात उसकी कुछ अपनी आवश्यकताएं हो जाती हैं। ठीक, तो आपकी अपनी कुछ आवश्यकताएं होंगी जो आपके बिहेवियर को निर्धारित करेंगी, आपकी दिशा को निर्धारित करेंगी। ठीक, अब ये क्या है, उसका ये गोल है, ये व्यक्ति है और ये उसका गोल है, सीधा सीधा है। ठीक, बट रास्ते में क्या है, बैरियर्स हैं। ये सब क्या हैं, बैरियर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर है। ठीक, ये क्या है, वेक्टर है। अब वेक्टर का क्या काम था, बताया ही था, वेक्टर एक फोर्स का काम करेगा। किस लिए? ताकि आपको आपका गोल मिल जाए। ठीक है, यही तो काम करेगा। ये क्या है, ये आपका पूरा बाउंड्री है, ये पर्सन की बाउंड्री है, ये बाउंड्री है उसके लाइफ स्पेस की। ये जो सर्किल है बड़ा सा, ये क्या है, बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ स्पेस में हैं। जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी बैरियर हैं, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी अवरोध हैं, जो भी द्वंद्व हैं, जो भी तनाव है, अच्छी चीज़ें हैं, वो सब आपकी बाउंड्री है लाइफ स्पेस में। ठीक है, इसके बाद ये जो सर्किल है ये आपकी बाउंड्री है, एक पर्सन की बाउंड्री है। ठीक है, ये उसके बैरियर्स हैं। ठीक, ये उसका गोल है। ठीक, अब ये जो प्रभावित कर रहा है ये क्या है, जो इधर से आ रहा है और ये जो इधर से आ रहा है ये क्या है, वेक्टर है। ठीक, वेक्टर जो आपको आगे ले जाएगा कि आप कुछ अपने गोल को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करिए तो आपको आपका गोल मिल जाएगा। ठीक, ये वो चीज़ हो गई। अब ये फॉरेन हल ऑफ लाइफ स्पेस क्या है, ये एक बाहरी आवरण है जिसमें सभी अमनोवैज्ञानिक जो नॉन साइकोलॉजिकल कंपोनेंट हैं वो आते हैं। वो क्या होता है, एक विदेशी इसको विदेशी हल कहते हैं, यानी फॉरेन हल कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक नॉन एक जो है अमनोवैज्ञानिक
कह सकते हैं अमनोवैज्ञानिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। द लाइफ स्पेस इज सराउंडेड बाय अ नॉन साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज कॉल्ड फॉरेनर. इट इज composed of those aspects of a person physical and social environment that are not visible to that person himself by the one who is studying the particular person. इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एक बच्चा रूम में बैठा है, ठीक है, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, आराम से टीवी देख रहा है, उसको ये उसका लाइफ स्पेस है. एक बच्चा है, वो अपने रूम में बैठा है, आराम से बैठकर टीवी देख रहा है, ठीक. बाहर से उसकी मदर आती हैं और वो ये देखती हैं कि उसकी कुर्सी के नीचे एक बिल्ली बैठी हुई है ना. तो अब वो क्या हो गया, अब उन्होंने जब बच्चे को बताया तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, तो वो भाई वो डर जाएगा, या तो उसे अगर एनिमल्स पसंद होंगे तो वो उसको गोदी में उठा लेगा, या तो चिल्लाएगा, या तो डर के भाग जाएगा, या तो उग्र हो जाएगा, या तो जैसी भी वो चीज़ें करेगा, है ना. तो ये क्या है, एक अमनोवैज्ञानिक तत्वों का मिश्रण है जिससे हमारा लाइफ स्पेस क्या होता है, घिरा होता है. तो जब तक उसने बिल्ली को नहीं देखा था तब तक वो उसके लाइफ स्पेस का पार्ट नहीं थी, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी ही नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो मेरे लाइफ स्पेस में है, मेरी फील्ड में है, मेरे क्षेत्र में है. लेकिन जब उसने वो देख लिया तो वो उसकी लाइफ स्पेस में शामिल हो गई, ठीक. ये पूरा उसका साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जो उसको प्रभावित करता है, और वो हो गए वेक्टर्स और ये हो गया बिहेवियर, ठीक. हाँ, एक चीज़ और थी इसमें, ये एबिलिटीज़ हैं, है ना. ये एबिलिटीज़ हैं जो आपको आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही तो आप वर्क करते हैं. तो आपकी एबिलिटीज़ हैं जो इस चीज़ को बताती हैं कि आप वो आपका गोल प्राप्त करेंगे, किस तरीके से प्राप्त करेंगे, आपकी कितनी एबिलिटीज़ हैं, उस चीज़ को बता रही हैं, ठीक है. अब इसका एक सूत्र भी होता है. ये क्या चीज़ हो गई, ठीक. ये साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो पर्सन का है वो बता रहा है कि ये पर्सन है, ठीक है, ये उसकी एबिलिटीज़ हैं, ठीक, ये उसकी नीड्स हैं, ये उसकी बाउंड्री है लाइफ स्पेस की, ये इन्वायरमेंट है, ये फॉरेन हल है यानी जो अमनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं, और ये उसका पूरा साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है. ये इंडिविजुअल आपको अलग से जो उस डायग्राम में चीज़ें हैं उसको अलग से यहाँ पर करके दिखा दिया गया है, ठीक है. अब इसका जो जीवन विस्तार है, जो लाइफ स्पेस है, उसको सूत्र के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है. बी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी और ई. बी किस लिए यूज़ किया गया है, व्यवहार के लिए. एफ क्या है, फंक्शन है, कार्य के लिए. पी यानी पर्सन, और ई क्या है, उसका टोटल इन्वायरमेंट. यानी इस फॉर्मूले से क्या क्लियर हो रहा है कि बी यानी जो आपका बिहेवियर है, ठीक है, जो आपका बिहेवियर है, जीवन विस्तार व्यक्ति तथा वातावरण दोनों का फलन है. यानी जो व्यक्ति है और उसका जो वातावरण है, उन दोनों का जो फलन है, उन दोनों की जो अंतर्क्रिया है वो है. तो लाइफ स्पेस इज़ अ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट बोथ, ठीक. अब बात कर लेते हैं व्यक्ति क्या है. तो व्यक्ति को उसकी योग्यताओं से ही समझा जाता है. अभी आपने देखा उस डायग्राम में व्यक्ति था और उसकी योग्यताएं दिखाई गई थी, है ना. फिर उसकी जो आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर निर्धारित होता है. वो उसको उसके लक्ष्य की ओर मोड़ देता है, जो व्यक्ति में क्या भर देता है, तनाव भर देता है. और फिर जब तक वो अवरोधों को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है. और यदि वो उसको पूरा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर तनाव की स्थिति आ जाती है, ठीक. ये व्यक्ति की क्षमताएं हैं, व्यक्ति की सीमाएं हैं और उसकी आवश्यकता है. पर्यावरण और योग्यताएं क्या होती हैं. तो पर्यावरण अथवा वो सभी कारण जिनसे आपका जो व्यक्ति होता है वो व्यवहार करता है ना. जो भी आप इंटरैक्ट करेंगे जिन चीज़ों से, है ना, तो वो पर्यावरण में आपके जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसकी बात की जा रही है. आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो थिंकिंग है, जो कल्पना है, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है. तो आप जिस तरीके से व्यवहार करते हैं उस तरीके से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है. वो आपकी जो है किसी चीज़ को करने की या परिवर्तन लाने की क्षमता को बताता है, आपकी एबिलिटी को बताता है कि आप कितना समायोजन कर पाते हैं, ठीक. फॉरेन हेल्थ क्या है, ये अभी हमने आपको बताया एक नॉन साइकोलॉजिकल था, ठीक है, एक नॉन साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट था. जो समस्त जो अमनोवैज्ञानिक तथ्य हैं उनका एक मिश्रण जो आपको
चारों ओर से घेरे हुए रहता है। इसमें जो शारीरिक और सामाजिक वातावरण के वे सभी भाग निहित होते हैं जो समय विशेष में व्यक्ति के जीवन विस्तार के अंग नहीं होते हैं, लेकिन कभी भी उग्र हो सकते हैं। ठीक, तो इट इज़ composed of those aspects of a person, physical and social environment that are not visible to that person himself but by the one who is studying the particular person, है ना। ये जो बिल्ली वाला एग्जाम्पल दिया था वो इसी का था। ठीक, टोपोलॉजी क्या है? ये जो इस सिद्धांत को तलरूप सिद्धांत या टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, ऊपर हमने ये चीज़ आपको बताई थी। ये जो वर्ड है ये गणित से लिया गया है और इन्होंने गणित के आधार पर इसको समझाने का प्रयत्न किया है। क्या समझाने का प्रयत्न किया है? जो टोपोलॉजी है वो किसके बारे में बात करती है? गणित में इसका जो कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, तो कुछ बच्चों को पता भी होगा कि किस लिए इसका यूज़ किया जाता है या इस वर्ड का क्या मतलब होता है। जितनी भी चीज़ें होती हैं, है ना, जो यूज़ की जाती हैं आपके कौन सा वो ज्योमेट्री, हाँ, तो डील्स विद द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स इन अ स्पेस। जो आपके ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, जैसे वृत्त हो गया, ठीक है, दीर्घ वृत्त हो गया, जो रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन हो गई, ये सारी जो चीज़ें हो गई, जो रेखा गणित की दृष्टि से जो चीज़ें होती हैं वो इसमें आती हैं। ठीक है, इसमें दूरी, आकार और आकृति, इन सब का कोई स्थान नहीं होता है। इनमें मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, इनका भी कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि जो ज्योमेट्री में जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, रेखा गणित की दृष्टि से जो चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी आपके लाइफ स्पेस से कैसे रिलेटेड है? आपके लाइफ स्पेस से ये ऐसे रिलेटेड है कि इसमें जो आपके जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें अंदर हो रही हैं या उस इन्वायरमेंट में जो चीज़ें बाहर हो रही हैं या जो बाउंड्री में चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताता है। ये एक कंसेप्ट है जो लेविन ने यूज़ किया है आपके लाइफ स्पेस के स्ट्रक्चर को बताने के लिए, संरचना को बताने के लिए कि उसकी संरचना कैसी है, किस आकार की है, गोल है, चौकोर है या किस आकार की है। तो ये टोपोलॉजी वर्ड जो है गणित का, वो इन्होंने अपनी इस फील्ड थ्योरी में यूज़ किया है। क्या बताने के लिए? आपके लाइफ स्पेस का जो स्ट्रक्चर है उसको बताने के लिए। लुइन फॉर प्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ स्पेस फॉर डिफाइनिंग द रेंज ऑफ पॉसिबल परसेप्शन एंड एक्शंस फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा जो एक्शंस, जो सारी चीज़ें, जो परसेप्शन जिनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं या रीऑर्गेनाइज करते हैं, जिनके द्वारा हमारा जो लाइफ स्पेस है उसका स्ट्रक्चर हमें पता चलता है, वो क्या है? टोपोलॉजी है। ठीक, वेक्टर क्या है? आपको कई बार बता दिया। ये एक ऐसा फोर्स है जो आपको या तो आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है या तो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देता है। इसमें 3 बातें जो होती हैं वो आती हैं: दिशा, शक्ति और प्रयोग बिंदु। ठीक, कर्षण शक्ति क्या है, वैलेंस क्या है, ये भी देख लेते हैं। कर्षण शक्ति के संबंध में मॉरिस एल बिली नहीं है, बिगी हैं, इन्होंने कहा है कि ये किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश के प्रति आकर्षण या प्रतिकर्षण की शक्ति होती है। यानी हम कह सकते हैं कि वैलेंसेस आर द अट्रैक्टिंग और रिपीलिंग पावर्स ऑफ रीजन। यानी किसी क्षेत्र के प्रति आपका जो आकर्षण है या फिर उस क्षेत्र के प्रति आपका जो प्रतिकर्षण है उसके बारे में बताती है। अब ये 2 तरीके की हो सकती है। भाई, कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, उसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, और कोई चीज़ हमें नहीं पसंद आती है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक, तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण भी हम इसे कह सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक भी हम इसे कह सकते हैं। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जो दिशा तथा परिमाण है, दोनों ही कर्षण शक्ति में निहित होते हैं। जो भी डायरेक्शन है आपके, ठीक है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये किस पर डिपेंड होता है? ये कर्षण शक्ति पर ही डिपेंड होता है। आपको जो चीज़ें आकर्षित करेंगी आप उन्हीं की ओर तो जाएंगे, है ना। तो जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं, जो पॉजिटिव पावर्स होती हैं, वो व्यक्ति को आकर्षित करती हैं, और जो नेगेटिव पावर्स होती हैं व्यक्ति उनसे दूर रहता है। क्यों दूर रहता है? ऑलरेडी इतने बैरियर्स हैं व्यक्ति और उसके लक्ष्य के बीच में, तो वो सकारात्मक पावर्स को अपनाने की कोशिश करेगा ना, जो पॉजिटिव वेक्टर्स होंगे उनको अपनाने की कोशिश करेगा ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ऐसे में वो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनसे क्या रहता है? दूर रहता है। अवरोध क्या हो गए? अवरोध जो व्यक्ति को आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपके बीच में मार्ग में बाधा बन के खड़े रहते हैं, है ना, जो आपके पेपर में आपका ध्यान भटकाते हैं कि नहीं थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं, नहीं एक मूवी देख लेते हैं, है ना, तो आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये बैरियर्स हो गए। ठीक, या फिर आप पढ़ रहे हैं और बगल में किसी के यहाँ बहुत
शोर हो रहा है ना, कोई मतलब उन्होंने बड़े बड़े स्पीकर्स लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो कह सकते हैं साइकोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन पर्सन एंड गोल विच रिस्ट्रिक्ट्स द पर्सन मूवमेंट टूवर्ड्स गोल. इट मे बी ऑब्जेक्ट्स, पीपल, सोशल ऑर्डर्स और एनीथिंग विच क्रिएट्स द मोटिवेटेड इंडिविजुअल एज ही मूव टूवर्ड्स गोल. कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको आपके गोल को पूरा करने में बाधा उत्पन्न करती है. ठीक. कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? एक ही समय में जब विभिन्न प्रकार के कर्षण जो वैलेंसेस हैं, एक ही टाइम में जब ढेर सारे वैलेंसेस जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है. जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है. ठीक है, अब ये 3 तरीके से होता है. एक तो होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. ठीक, देखें, हाँ डायग्राम दिया हुआ है. एक होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, एक होता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. ठीक, अप्रोच क्या है, जहाँ पर दोनों ही शक्तियाँ जो क्या हैं, दोनों ही बैलेंसेस जो हैं वो क्या हैं, सकारात्मक हैं. दोनों ही जो पावर हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं. जैसे कि एक व्यक्ति है, उसे बैंक में क्लर्क नियुक्त कर दिया गया और साथ ही साथ उसकी LIC में भी जॉब लग गई. दोनों पॉजिटिव हो गए. अब उसके दिमाग में द्वंद्व चल रहा है कि उसे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, क्या चीज़ उसे कहाँ पे जाना चाहिए. तो ये कैसा द्वंद्व है, सकारात्मक. जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं, दोनों ही शक्तियाँ सकारात्मक हैं, दोनों ही अप्रोच क्या हैं, पॉजिटिव हैं, जिसमें उसको सेलेक्ट करना है. दूसरा क्या है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें जो दोनों ही शक्तियाँ हैं वो क्या हैं, नकारात्मक है. हम लोग बहुत अक्सर ये यूज़ करते हैं, आगे कुआं है पीछे खाइए, जाएँ तो जाएँ कहाँ, है ना. दोनों ही नेगेटिव हैं. अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भी हमें लॉस होना है, अगर हम पीछे बढ़ेंगे तो भी हमें लॉस होना है. हम इस सिचुएशन में खड़े हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे जाएं कि पीछे जाएं, कहाँ हमको ज़्यादा लॉस होना है. तो यहाँ पर भी द्वंद्व चल रहा होता है व्यक्ति के दिमाग में कि लॉस तो दोनों तरफ होना है. अब हमें डिसाइड करना है कि हमें आगे बढ़ना है या पीछे बढ़ना है. ठीक, वो चीज़ हो गई. तीसरा क्या है, अप्रोच अवॉइडेंस. इसमें दोनों शक्तियाँ जो होती हैं वो इस तरीके की होती हैं कि एक सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक होती है. ठीक, अब एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है. कैसे, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो आइसक्रीम खाना चाहता है, जाड़े में ठंड में आइसक्रीम खाना चाहता है, उसका बहुत मन कर रहा है, लेकिन उसको ये भी टेंशन रहती है कि अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ठंडी लग जाए, मैं बीमार पड़ जाऊँ, या फिर ऐसा ना हो कि मेरे दांत में कीड़े लग जाएं क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत आइसक्रीम पूरे दिन में खा चुका हूँ, है ना. तो मतलब पॉजिटिव क्या है कि वो आइसक्रीम खाना चाहता है और नेगेटिव क्या सोच रहा है कि भाई मेरे दांत में कीड़े ना लग जाएं. तो ये उसके दिमाग में द्वंद्व चलेगा. ठीक, तो इसी के साथ ये थ्योरी जो है वो ख़त्म हो गई है. आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनकी थ्योरी एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, इनकी थ्योरी जो थी वो सिर्फ इतनी थी कि जो किसी प्राणी का लाइफ स्पेस होता है उसमें डिफरेंशिएशन आते रहते हैं, बहुत सारी विभेदकता आती रहती है, क्योंकि जो उसका लाइफ स्पेस है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है. उस लाइफ स्पेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वो चीज़ों को, जो परसेप्शन है, जो उसके दिमाग में चीज़ें हैं, जो भी उसके कॉग्निशन में चीज़ें हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करता है या रीऑर्गेनाइज़ करता है, या तो कुछ नया सीखता है या पुराने में ही कुछ नया मॉडिफिकेशन कर लेता है. ठीक है, या तो न्यू इंसाइट होती है या जो पुरानी चीज़ है उसी में मॉडिफिकेशन हो जाती है. ठीक, तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वो कम विभेदक होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं होती. हमारा लाइफ स्पेस वही होता है, जो हमारे चारों ओर जो लोग हैं जिनको हम देख रहे हैं वही हमारा लाइफ स्पेस है. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, स्कूल जाता है, अपने अगल बगल फ्रेंड्स से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, बाहर जाता है, तो उसका जो परसेप्शन होता है, जो चीज़ें वो देखता है, जो चीज़ें उसके दिमाग में इमेजेस बनती हैं, जिन जिन चीज़ों का वो परसेप्शन होता है, उसका जो परसेप्शन फील्ड होती है वो क्या होती है, व्यापक होती जाती है. क्यों, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, घर से बाहर निकला है. पहले कोई नीड नहीं थी, ऐसा सच खास कुछ ज़रूरत नहीं थी, खिलौने मिल रहे थे, मम्मी पापा थे, सारी चीज़ें घर में पूरी हो रही थी, कोई टेंशन नहीं थी, ना कहीं जाना, ना कुछ, जो मिल रहा है वो खा पी रहे थे, मज़े में थे, है ना. लेकिन जब बड़े हो गए तो आवश्यकताएँ बढ़ गईं.
है ना। अब आवश्यकताएं बढ़ गई, अब हमको ये भी चाहिए, अब हमें यहाँ जाना है, ये कोर्स करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आवश्यकता बढ़ी तो आपका जो बिहेवियर था वो उस दिशा में गया कि नहीं मुझे इस चीज़ की कोचिंग करनी है, नहीं मुझे ये करना है। इसने क्या किया, आपको तनाव दिया। ये तनाव जो आपके दिमाग में आएगा, इस तनाव की वजह से आप जो चाहते हैं, आप जो गोल है, आप जिस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, उस गोल को पूरा करने के लिए आपका जो लाइफ स्पेस था आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक, जैसे कि रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं मैं वहाँ जाके तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे एक रूम दिला दीजिए, फ़लाना कोचिंग दिला दीजिए और मैं वहाँ से जाके तैयार करूँगा। ठीक है, तो फिर पेरेंट्स आपको समझाते हैं खुद ही खाना बनाना पड़ेगा, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, आप कहते हो हाँ मैं सब कर लूँगा, है ना। तो आपने क्या किया, जैसे वो जो डायग्राम दिखाया था जिसमें सीधे सीधा उसका सामने गोल था बट जो वी आकार का बैरियर था कि वो नहीं चीज़ें कर पा रहा था, तो उसने एक दूसरा मार्ग सेलेक्ट किया, वो अलग हो गया, उसने कोचिंग की पूरी तैयारियां की, उस तरीके से वो पीछे से घूमकर उसने अपने गोल को प्राप्त किया। ठीक है, तो इससे उसकी लाइफ स्पेस में उसकी जो लाइफ स्पेस में जो चीज़ें चल रही थी, उसकी जो संरचना थी, जो टोपोलॉजी थी, है ना, उसकी जो संरचना थी उसमें चेंज आया। उसमें चेंज जब आ गया तो इसके आधार पर उसने अपनी जो आवश्यकता थी उसको पूरा किया, अपने लाइफ स्पेस को उसने पुनर्गठित किया, उसमें संशोधन किया। ठीक, तो फलस्वरूप क्या हुआ कि अपनी समस्या के समाधान के लिए उसके अंदर एक नई अंतर्दृष्टि, एक नई इंसाइटफुल चीज़ें आई। ठीक, जो उसके परसेप्शन में आई। परसेप्शन क्या है, एक इंसाइटफुल प्रोसेस है ना। आप जो अंदर से, जो आपकी अंतर्दृष्टि से सीखते हैं, तो आपके अंदर अब एक नया इंसाइटफुल नई चीज़ें आई, नई अंतर्दृष्टि आपके अंदर आई, या फिर जो पुरानी चीज़ें थी उसमें क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ और इस तरीके से आपने समाधान सीख लिया। ठीक, इस तरीके से आपने अब वहाँ रहकर चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, आपने अलग रहकर शांति से पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपने पढ़ाई की, सारी चीज़ें छोड़ दी। ठीक, और फिर आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो आपका जो लाइफ स्पेस का स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। यही क्या है, लर्निंग है लेविन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इनका जो शैक्षिक महत्व है वो देख लेते हैं। तो शैक्षिक महत्व में ये क्या चीज़ें कह रहे हैं कि सिद्धांत जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पर विशेष बल देता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ब्रिंगिंग चेंज इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट। इन ऑर्डर टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, द टीचर हैज़ टू आइडेंटिफाई बोथ द मोटिवेटिंग एज वेल डीमोटिवेटिंग फोर्सेज इन द लाइफ स्पेस ऑफ स्टूडेंट। एक बच्चे की लाइफ स्पेस में, जो उसका लाइफ स्पेस है, क्योंकि एक जो टीचर है वो बच्चे की लाइफ स्पेस से परिचित होता है ना, क्योंकि उसको परिचित होना पड़ता है तभी वो सारी चीज़ें कर पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि जो टीचर है वो बच्चे की लाइफ स्पेस की दोनों पहलुओं को देखे, कौन सी चीज़ें हैं जो मोटिवेटिंग हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो डीमोटिवेटिंग हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो अभिप्रेरणा है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी पूरी होगी। प्राणी की आकांक्षा स्तर के बहुत कम या बहुत अधिक होने पर सीखने की प्रक्रिया में बाधा आती है। अगर हमारे अंदर डिज़ायर ही नहीं है सीखने की, कुछ लोग होते हैं जिसमें बहुत अधिक डिज़ायर होती है, कुछ लोग होते हैं जिसमें डिज़ायर ही नहीं है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, वो चीज़ हो गई। तो छात्रों की आकांक्षा स्तर को एक उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनके अंदर तनाव हो, ताकि वो अपने लाइफ स्पेस के जो स्ट्रक्चर हैं उसको रीऑर्गेनाइज करें। ये सिद्धांत सीखने में पुरस्कार तथा दंड की भूमिका को स्वीकार करता है, परंतु इनके अत्यधिक अनुचित प्रयोग के प्रति चेतावनी भी देता है। वो दोनों के कंसेप्ट को स्वीकार करते हैं लेकिन इनका अनुचित तरीके से प्रयोग स्वीकार नहीं करते। टीचर कैन यूज़ रिवॉर्ड और पनिशमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग एज रिक्वायर्ड बाय द सिचुएशन, बिकॉज लेविन हैज़ एक्सेप्टेड द वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन लर्निंग। ठीक, उसके बाद है सक्सेस एंड फेलियर। टीचर्स शुड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इन द गिवन टास्क सो दैट द स्टूडेंट शुड गेट मोटिवेटेड टूवर्ड द गोल। जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट है उसमें ये भी एक चीज़ है कि बच्चे को जो टास्क टीचर दे, है ना, उसके सक्सेस और फेलियर के बारे में सारी चीज़ें बताए, ताकि बच्चा मोटिवेटेड तो रहे कि अगर उसे चीज़ें ही नहीं क्लियर होंगी तो वो आगे कोई चीज़ लर्निंग नहीं करेगा। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार दंड बालकों में भय उत्पन्न कर सकता है, अतः दंड देते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि बालकों में किसी तरीके का भय ना उत्पन्न हो। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य में सफलता तथा असफलता प्राणी के जो अहम समावेशन है, ठीक है, और जो आकांक्षा स्तर है और जो मनोवैज्ञानिक संतुष्टि है, ठीक, उन सभी पर, यानी लेवल ऑफ एस्पिरेशन,
जो है, और आपका जो ईगो इन्वॉल्वमेंट है, और आपका जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, तीनों ही निर्भर हैं आपके किसी भी कार्य की सफलता और असफलता में। आप कितने ईगो सेंटर्ड हैं, आपका ईगो इन्वॉल्वमेंट जो है, ईगो इन्वॉल्वमेंट लेवल ऑफ आपका आकांक्षा का स्तर कैसा है, आप साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, उन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सिद्धांत अंतर्दृष्टि पर बल देता है। पूरी थ्योरी में मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि जो आपका परसेप्शन है उसको रीऑर्गेनाइज करता है, और परसेप्शन क्या है, एक इंसाइटफुल प्रोसेस है, एक अंतर्दृष्टि है। जब आपके लाइफ स्पेस के स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, उसकी टोपोलॉजी में चेंजेस आते हैं, आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, एक इनसाइड प्रोसेस हैं। ये सिद्धांत अवरोधों के महत्व को भी स्वीकार करता है। ये सिद्धांत ये स्वीकार करता है कि हाँ, हम किसी चीज़ को प्राप्त करने चलते हैं या जो हमारे गोल हैं उसको पूरा करने के लिए चलते हैं, तो बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। वो बैरियर्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। कई बार कोई बैरियर होता है कि भाई घर से बहुत सपोर्ट होता है, लेकिन अदर चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, है ना। तो बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं, वो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से है। योग्यता के अनुरूप अधिगम होना चाहिए। शिक्षार्थी और जो प्राणी और वातावरण में संबंध होता है वो अंतर्क्रिया करते हैं। प्राप्त लक्ष्यों की स्थापना, पुरस्कार और प्रशंसा का प्रयोग किया गया है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को महत्व दिया गया है। उचित वातावरण की बात की है। जीवन विस्तार की भिन्नता की बात की है कि सबका जो लाइफ स्पेस होता है वो भिन्न होता है। आवश्यकताओं के बारे में बात की है। मानसिक असंतुलन के बारे में बात की है। अंतर्दृष्टि का विकास है। शिक्षार्थियों के अनुकूल लक्ष्य, कक्षा का भौतिक सामाजिक वातावरण, जो उच्च स्तरीय आकांक्षाएं हैं, लक्ष्य हैं, आकर्षण हैं, और स्मृति की गतिशीलता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात की है। कक्षा का भौतिक सामाजिक वातावरण ये अलग पॉइंट है। उच्च स्तरीय आकांक्षा अलग पॉइंट है। लक्ष्य आकर्षण जो है वो अलग पॉइंट है, और स्मृति की गतिशीलता अलग पॉइंट है। यानी 12, 13, 14, 15, है ना, ये एक में हो गया है। तो ये टोटल 15 पॉइंट्स हैं। यानी जो इसका सिद्धांत है वो शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी सिद्ध हुआ है। आई होप आपको कुर्ट लेविन की जो क्षेत्र सिद्धांत की थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी। एक लाइन में आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं कि जब आपके लाइफ स्पेस में जो चीज़ें परसेप्शन हैं, जो चीज़ें आपके उसमें हैं, उनको जब हम रीऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जब प्राणी वातावरण के साथ अंतर्क्रिया करता है, उसके लाइफ स्पेस में जो स्ट्रक्चर में परिवर्तन आते हैं, ठीक है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जिन चीज़ों को, जिस मार्ग को अपनाता है, उस तरीके से वो अपने जो आने वाली बाधाएं हैं उनसे निपट करके उनका सॉल्यूशन निकाल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से बच्चा जो ज्ञान सीखता है वो उसकी अंतर्दृष्टि का विकास करता है, उसके लाइफ स्पेस के स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है। ये ही अधिगम है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपको मिलर और डोलार्ड की थ्योरी के बारे में बताएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।